हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सेशन हम लोगों का बैंकिंग एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे उसकी पार्ट सेकंड है ये, और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होगा हमारा इस सीरीज का, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, वो हम ऑलरेडी इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है वो हम ऑलरेडी बिजनेस फाइनेंस की एमसीक्यू सीरीज में कवर कर चुके हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जिसने अभी तक उन सीरीज को, उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो इन टॉपिक्स के लिए आप उन सीरीज को जाके देख सकते हैं। ठीक है। इस सीरीज में हमने मेनली बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है फर्स्ट पार्ट में, और आज की क्लास में हम लोग मेनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट जो सिलेबस में मेंशन है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो झारखंड पीजीटी कॉमर्स या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एज पर द डिटेल्ड सिलेबस। तो आप लोगों को कंप्लीट कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड व्यूज हैं जिसके कितनी बार भी आप लोग देख सकते हैं। क्लासेस आपको सीए नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स से मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू सेशंस एज वेल एज मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, और नोट्स आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, आप लोग हमारे ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल मार्केट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग में आप लोगों को ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द मनी मार्केट प्रोवाइड्स नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, कह रहा है कि मनी मार्केट जो है वो गवर्नमेंट को नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, द कैपिटल मार्केट डील्स विद लैंडिंग एंड बोरोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मोर देन 1 ईयर मेच्योरिटी। दूसरा ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि कैपिटल मार्केट जो डील करता है लैंडिंग और बोरोइंग में, ट्रांजैक्शंस में डील करता है, सिक्योरिटीज खरीदता बेचता है, उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है। देखिए, इसका सही आंसर है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। इसमें जो सही स्टेटमेंट है, दोनों ही इसके सही स्टेटमेंट है। अब हम ये समझते हैं कि दोनों ही सही स्टेटमेंट है क्यों, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट है क्या। देखिए, जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ये है कि वो जगह जहां पर इन्वेस्टर्स और लेंडर्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फंड्स का ट्रांसफर होता है इन्वेस्टर्स से लेंडर्स की तरफ, मतलब जिसके पास एक्सेस फंड्स है उसके पास से जिसको जरूरत है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर। अब जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो दो टाइप का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है, मनी मार्केट सबसे बड़ा जो इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है वो है टाइम पीरियड के बेसिस पर। ठीक है, मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं और कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब उनकी मेच्योरिटी पीरियड 1 साल तक होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। वहीं अगर आप कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो कैपिटल मार्केट में जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा होता है। मनी मार्केट में रिस्क जो है वो रिलेटिवली लो होता है, कम होता है, और रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मनी मार्केट में रिटर्न्स भी कम होते हैं। क्लियर है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, जैसे टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट है तो उसको इशू करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे क्या कर सकती है, फाइनेंस पैसा रेस कर सकती है। तो इसलिए इसी वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि मनी मार्केट प्रोवाइड्स नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू दी गवर्नमेंट। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। और कैपिटल मार्केट वही क्या है, लॉन्ग टर्म मार्केट है जिसमें जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा होती है, रिस्क इसमें हाई होता है और रिटर्न्स भी इसमें हाई होते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है कि द कैपिटल मार्केट डील्स विद लैंडिंग एंड बोरोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मोर देन 1 ईयर मेच्योरिटी।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब मनी मार्केट हमको पता चल गया कि शॉर्ट टर्म मार्केट है। शॉर्ट टर्म मार्केट है मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनकी ज्यादा से ज्यादा खींचतान के अगर आप कर लें तो ज्यादा से ज्यादा होगी भी अगर, तो वो 1 साल तक मेच्योरिटी पीरियड होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स, कॉल मनी। देखिए अगर आपको नहीं भी पता है कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, तो आप एक चीज के बेसिस पर तो आंसर लगा सकते हैं। डिबेंचर तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, और डिबेंचर अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता है कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। ये किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। ठीक है, और मनी मार्केट है ही शॉर्ट टर्म मार्केट, तो डिबेंचर डेफिनेटली इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। बाकी घबराना नहीं कि कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है, ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मत सोचना मैम ने समझाया नहीं, ये हम समझेंगे आने वाले क्वेश्चन में। फिलहाल क्या समझना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है मनी मार्केट का? सी, डिबेंचर्स इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के? ट्रेजरी बिल्स है इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के, कॉल मनी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमर्शियल बिल्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, इन सब की अपनी अपनी अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड होती है, मगर कोई भी 1 साल से ज्यादा किसी की भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। क्लियर है? इन सबको अलग अलग हम आने वाले क्वेश्चंस में समझ लेंगे। फिलहाल ये आपको क्या याद रखना है, ये सभी क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल्स और T-bills are short-term debt instruments which are issued by Government of India and presently issued in। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि ट्रेजरी बिल्स या फिर जिसको टी बिल्स भी कहा जाता है वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आधी तो डेफिनेशन ही दे दी है क्वेश्चन ने कि वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। वो प्रेजेंटली किस किस डेज में, मतलब कितने टाइप ऑफ टी बिल्स करेंटली इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 91 डेज टी बिल्स, 182 डेज टी बिल, 364 डेज टी बिल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये जो डेज लिखा हुआ है ये एक तरीके से मेच्योरिटी पीरियड है। 91 डेज टी बिल की मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज होगी, इसकी 182, इसकी 364 डेज। तो करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने टाइप ऑफ टी बिल्स को इशू करती है? ये 3 टाइप के टी बिल्स को करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये 3 टाइप ही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंटली इशू कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टी बिल्स होते हैं, मगर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं टी बिल्स, ठीक है, मगर उसको आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। देखिए डिटेल में समझते हैं टी बिल्स क्या है। अब अगर आपका टी बिल से कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, ये पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक है, कि आप उसको किसी भी क्वेश्चन को गलत लगा लें। देखिए टी बिल्स क्या होते हैं? टी बिल्स देखिए हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, मगर है किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये इसलिए एक तो जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहली बात क्या है? जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए वो इसको इशू कर देगी, उनके पास पैसा आ जाएगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है इसलिए जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आरबीआई इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इनका यूज करती है, इनको इशू करती है। करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 91 डेज टी बिल, 182 डेज और 364 डेज टी बिल्स को इशू कर रही है। अब 91 डेज टी बिल्स को कब कब इशू करती है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में? कब इशू करती है? हर हफ्ते के फ्राइडे को, हर हफ्ते के, हर वीक के फ्राइडे को इसका ऑक्शन होता है। और 182 और 364 डेज टी बिल का हर ऑल्टरनेट वीक, एक वीक छोड़ के हर ऑल्टरनेट वीक को, हर ऑल्टरनेट वीक के वेडनेसडेज का क्या होता है? इसका ऑक्शन होता है। इतनी चीज क्लियर है बिल्कुल?
देखिए, फिर बात आती है टी बिल्स आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000। जो मिनिमम अमाउंट है जिसमें टी बिल्स अवेलेबल होते हैं वो है 25,000। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मिनिमम अमाउंट जिसमें टी बिल्स अवेलेबल होते हैं इट इज 25,000 या फिर इसके ही मल्टीपल में अवेलेबल होंगे, 25,000, 50,000, इसके मल्टीपल में ही अवेलेबल होंगे। मिनिमम पूछ लिया जाता है, दैट इज 25,000। क्लियर। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, टी बिल्स डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और पार पर रिडीम किया जाता है। मतलब क्या किया गया, 100 रुपए का मान लीजिए एक है तो उसको डिस्काउंट पर मतलब 90 रुपए में क्या कर दिया, इशू कर दिया, और जब रिडीम किया तो 100 रुपए में उसको रिडीम कर दिया। तो ये 10 रुपए का जिसने भी इस टी बिल को खरीदा था उसका क्या हो गया, 10 रुपए का फायदा हो गया। क्लियर है। तो डिस्काउंट पर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, पार पर रिडीम किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, टी बिल्स आर इशूड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। टी बिल्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही क्या की जाती है, इशू की जाती है। टी बिल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि टी बिल्स सबसे पहली बार इंडिया में 1977 को इशू इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप अब आपको टी बिल बिल्कुल क्लियर हो कि क्या होते हैं टी बिल्स और उसकी मिनिमम, उस इस स्लाइड में से हमारे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आपके इससे मिनिमम लिमिट पूछी जा सकती है, आपकी कब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, डिस्काउंट पर कौन से इशू होते हैं, पार पर रिडीम होते हैं, कितने टाइप के टी बिल्स इशू कर रही है गवर्नमेंट, और जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट issued by reputed business organizations at a price lower than its face value. Price lower than its face value, जो फेस वैल्यू है उससे कम में इशू किए जा रहे हैं, का मतलब ये है कि डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं, एंड रिडीमेबल एट पार। और किस पर रिडीम किए जा रहे हैं, पार पर रिडीम किए जा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। शॉर्ट टर्म है मतलब मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है, मगर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। देखते हैं क्या है, ट्रेजरी बिल्स होगा इशूड बाय रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ट्रेजरी बिल सबसे पहली बात अनसिक्योर्ड नहीं है। दूसरी चीज, ये कौन इशू करते हैं, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू नहीं करते, दैट इज वाई ट्रेजरी बिल तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं है। उसके बाद अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमको प्रोमिसरी नोट। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं। अगर प्रोमिसरी नोट ही होता तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट क्यों कहते हैं। देखिए, प्रोमिसरी नोट जो होता है वो आपका सिक्योर्ड होता है, उसमें साफ साफ ये और वो होता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस अमाउंट ऑन दिस डेट, तो वो ऑब्लाइज्ड है वो पेमेंट करने के लिए अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दैट इज व्हाई इट इज सिक्योर्ड। तो प्रोमिसरी नोट भी इसका आंसर नहीं है। बच्चे आपके पास दो ऑप्शन, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इन दोनों में से इसका सही आंसर है कॉमर्शियल पेपर, बी इज द करेक्ट आंसर। टेंशन मत लीजिए, इन दोनों को ही हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि क्यों इसका आंसर कॉमर्शियल पेपर है। ये पूरी की पूरी आपको डेफिनेशन दी ही हुई है कॉमर्शियल पेपर की, मगर हम देखते हैं। देखो, कॉमर्शियल कॉमर्शियल पेपर, जब बड़ी बड़ी जो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी रेप्यूटेड, जिनका बहुत नाम है, ठीक है, वो रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कि वो कहाँ से अलग अलग जगह से पैसा ले सकती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो क्या करती हैं, कॉमर्शियल पेपर को इशू करती हैं, जिससे उनके पास शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा आ जाता है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका काफी नाम है, ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर लोग एतबार विश्वास नहीं करेंगे ना, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका बहुत नाम है, इनको अलाउ ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद किया जाता है कि रेटेड इंस्टीट्यूशन ने आपको रेट अच्छा दे रखा हो, आपकी गुडविल अच्छी हो, रेपुटेशन अच्छा हो, आपका पेड अप कैपिटल इससे ज़्यादा हो, तो कुछ कंडीशन के बाद ही इनको ये परमिशन मिलती है कि ये कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं अपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए कॉमर्शियल पेपर को इशू करती हैं। ये जो कॉमर्शियल पेपर होता है ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि कुछ भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती इसके बिहाफ पर।
नहीं दी जाती कोई भी सिक्योरिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल पेपर इशू करती हैं मगर उसके बिहाफ पर कोई सिक्योरिटी नहीं देती। वो बस एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है कि हाँ ये पेमेंट हो जाएगा आपको इतने दिनों बाद। ठीक है, इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये पहली बार 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए आया। इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है? कम से कम 7 डेज है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हो सकता है। ठीक है, इसको जो इशू किया जाता है वो किया जाता है 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल्स में। ठीक है, 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल्स में इसको इशू किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमर्शियल पेपर को मिनिमम कितने डिनोमिनेशन में इशू किया जा सकता है, 5 लाख या फिर उसके मल्टीपल्स में। उसके बाद कॉमर्शियल पेपर्स को भी, जैसे टी बिल्स को हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं, सेम केस है आपका कॉमर्शियल पेपर के साथ। इसको भी हम लोग डिस्काउंट पर इशू, हम लोग नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्काउंट पर इशू करती हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम करती हैं। क्लियर? और कॉमर्शियल पेपर जो है वो फ्रीली नेगोशिएबल है, आसानी से उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कॉमर्शियल पेपर इज फ्रीली नेगोशिएबल फ्रॉम वन, फ्रीली नेगोशिएबल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूट फ्रॉम टू अनदर। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो आई होप कि अब आपको कॉमर्शियल पेपर बिल्कुल क्लियर हो। इसका आप लोग कीवर्ड बहुत अच्छे से याद रखें। जब अनसिक्योर्ड मनी मार्केट की कहीं बात आ जाए तो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कॉमर्शियल पेपर ही है। क्लियर? ठीक है, चलिए दूसरा एक ऑप्शन हमको गिवन था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? कुछ नहीं, ये मेयर क्या है, एक रिसीट है। इट इज अ डिपॉजिट रिसीट फॉर मनी विच इज डिपॉजिटेड विद अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी आपका पैसा जमा है उसके बिहाफ में जो रिसीट मिल रही है उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहा जाता है। इसको पहली बार 1989 में आरबीआई ने अनाउंस किया था। ये काफ़ी कम रिस्क काफ़ी कम रिस्क कैरी करते हैं, वाइल प्रोवाइडिंग हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, टी बिल से भी ज़्यादा और टर्म डिपॉजिट से भी ज़्यादा। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ सीडीज आर गवर्न बाय आरबीआई। आरबीआई गवर्न करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू करने के गाइडलाइंस को। और अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन ओनली बी इशूड फॉर अ मिनिमम ऑफ ₹1 लाख बाय अ सिंगल इशूअर एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1 लाख। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाएगा मिनिमम कितने डिपॉजिट पर? ₹1 लाख पर या फिर 1 लाख के मल्टीपल पर। ठीक है, क्लियर है? मतलब टी बिल की अगर बात की जाए तो इसमें कितना अमाउंट था? 25,000 या फिर 25,000 के मल्टीपल में। अगर कॉमर्शियल पेपर की बात की जाए तो इसमें मिनिमम कितने उस पे इशू किया जा सकता है? 5 लाख या उसके मल्टीपल में। अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात की जाए तो इसको कितने में इशू किया जा सकता है? आपका 1 लाख या फिर इसके मल्टीपल्स में। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो कि उसका आंसर कॉमर्शियल पेपर क्यों है। ठीक है, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ कॉमर्शियल पेपर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट? जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 20 लाख। अभी अभी लिखा है हमने, देखिए टी बिल की 25,000, कॉमर्शियल पेपर की 5 लाख और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की 1 लाख। तो किसका पूछा? कॉमर्शियल पेपर का कितना होगा? 5 lakhs। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? 1 लाख किसका है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का। क्लियर? कॉमर्शियल पेपर क्या है ये हमने समझ ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइमरी मार्केट्स देखो, जब फाइनेंशियल मार्केट आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें 2 मार्केट आप लोगों ने देखे। एक आया आपका मनी मार्केट, एक आया आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में 2 टाइप के मार्केट होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट और एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, फिलहाल के लिए ये बाइफर्केशन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी मार्केट में द फर्स्ट टाइम इशूड शेयर्स, जो पहली बार शेयर्स को इशू किया जाता है टू बी पब्लिकली ट्रेड करने के लिए इन स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड एज, उसको क्या कहा जाता है? जो सबसे पहली बार शेयर्स को इशू, पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रेडेड ऑफरिंग्स, पब्लिक मार्केट
इशुएंस ऑफ ऑफरिंग्स और या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आई होप कि मैं समझती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, काफ़ी आसान है, पढ़ते आते हैं बार-बार, आईपीओ सुनते भी हैं, ये तो जनरल नॉलेज में भी है, ठीक है? जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पहली बार जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है और इश्यू करती है, उसे कहते हैं आईपीओज़, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। क्या कहा जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, दैट इज़ व्हाई डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, इसको कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एमसीए। ये आपको याद रखना है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को कौन रेगुलेट करता है? भी आरबीआई रेगुलेट करता है। क्लियर? कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड फॉर विच मनी इज लेंट अंडर नोटिस मनी? नोटिस मनी के अंडर मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है जिसके अंडर अमाउंट को, मतलब मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड क्या है इन शॉर्ट, ठीक है? तो नोटिस मनी क्या होता है पहले तो यही समझना है आपको। देखिए, 1 डे, 7 डेज, 14 डेज या फिर 1 ईयर। देखो, एक हम लोग पढ़ते हैं कॉल मनी, एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, किसमें अभी तक आप लोग क्या क्या किन किन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पढ़ चुके? टी बिल्स को पढ़ चुके, कॉमर्शियल पेपर्स पढ़ चुके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पढ़ चुके। एक आता है आपका कॉल मनी, एक आता है आपका कॉल मनी। कॉल मनी क्या है? देखिए, कॉल मनी में हम लोग देखते हैं, it is lending and borrowing of funds on uncollateralized basis among scheduled commercial banks, cooperative banks and primary dealers in government securities. कॉल मनी में क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं ये एक तरीके से इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है। जब बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरे बैंक से पैसा बोरो कर लेता है और इसकी मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 1 दिन की होती है। तो अगर लैंडिंग और बोरोइंग कोई हो रही है अंडर कॉल मनी तो उसको कहते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी इसे कहते हैं। जब बैंक्स की लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है और वो आपस में इंस्टेंट लिक्विडिटी के लिए बैंक से बोरो करते हैं और उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के बाद ही उसको पैसा वापस करना होता है, उसको कहते हैं कॉल मनी। क्लियर है? डीलिंग इन कॉल मनी इज डन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड नेगोशिएटेड ट्रेडिंग सिस्टम। कॉल मनी में अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए डील किया जाता है जिसको नेगोशिएटेड ट्रेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो कॉल मनी की तो मैच्योरिटी पीरियड हो गई 1 दिन। नोटिस मनी क्या है? नोटिस मनी में जो लैंडिंग और बोरोइंग इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 2 दिन से 14 दिन तक होती है। मतलब मिनिमम 2 डेज हो सकते हैं और मैक्सिमम 14 डेज। क्लियर? इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और टर्म मनी क्या है? 14 डेज से लेके 1 इज फॉर मोर देन 14 डेज। ये 14 डेज से ज़्यादा होता है। ठीक है, 14 डेज से लेके 1 ईयर तक। क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल? कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। तो अब इसका अब सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड फॉर विच मनी इज लेंट अंडर नोटिस मनी इज 1 डे, 7 डे, 14 डेज और 1 ईयर। सी 14 डेज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। वो मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार खरीदा और बेचा जाता है उस मार्केट को हम क्या कहते हैं? अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन ये शुरू हो रहा था उस मार्केट से। हालांकि देखते हैं, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट या फिर टर्शरी मार्केट। वो मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार खरीदा और बेचा जाता है, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी मार्केट। दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन कैपिटल मार्केट और भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इसमें आती हैं, मगर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर 2 टाइप होते हैं मेनली, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर पहली बार कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स को इशू करती है, जहां पहली बार सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, उसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट।
ठीक है, वेयर द न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू द इन्वेस्टर्स टू रेज फंड्स। और सेकेंडरी मार्केट क्या है? अ सिक्योरिटी मार्केट इज अ मार्केट, अ प्लेस वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट क्या है? जहां पर ऑलरेडी जो पहले से इशू हो चुकी है, पहले से ट्रेडेड है, मतलब ये भी आप कह सकते हो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। ठीक है, वो सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी खरीदी और बेची जा चुकी हैं, मतलब प्राइमरी मार्केट को क्रॉस कर चुकी हैं, पहली बार खरीदी और बेची जा चुकी हैं, अब वो फर्दर खरीदी और बेची जा रही हैं लगातार लगातार। ठीक है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हैं, उसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? जब फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज पहली बार, तो वो है प्राइमरी मार्केट, और सब सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाए वो है सेकेंडरी मार्केट में। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट हम अभी ऊपर हम लोगों ने पूरा मामला जो पढ़े हैं वो यही पढ़ा है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, देख लेते हैं। मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, ये भी एक तरीके से गलत स्टेटमेंट नहीं है, मगर सिर्फ ये इसमें कन्फाइन नहीं हो जाता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ब्रॉड टर्म है जो इसको भी इंक्लूड करता है। फिर है अ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि हमको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है, तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है। फिर है अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच ऑलरेडी ट्रेडेड लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी बैक्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड लॉन्ग टर्म। ठीक है, entrepreneurs in one country copy an existing market, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। A market structure is defined by a large number of small firms competing against each other। large number of small firms, बड़ी बड़ी मतलब छोटी छोटी फर्म्स हैं जिनके काफी ज्यादा नंबर्स में compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये भी कैपिटल मार्केट नहीं है। सी और डी डेफिनेटली नहीं है। ए और बी में अगर हम ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो इसका आंसर सही होगा बी, क्योंकि इसकी एक जो सबसे खास बात थी, हमने क्या बोला था, ऑन द टर्म ऑफ मेच्योरिटी पीरियड। तो लॉन्ग टर्म डेट और ऑफ इक्विटी और बैक सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th, जो कि अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर। किस पर आ रहे हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो पहला सवाल है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। चलो, ये तो यही क्लियर हो गया कि NI एक्ट कब आया है? 1881 में। इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू। ये किस को अमेंड करता है, किससे रिलेट करता है? चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल, एक सबसे पहले आता है नेगोशिएबल वर्ड। नेगोशिएबल का मतलब ही होता है, नेगोशिएबल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल, जिसको बहुत ही आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान को। क्लियर? सॉरी, क्लियर है? और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, मान एक कागज का टुकड़ा है मान लीजिए। अब वो कागज का टुकड़ा प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, और वो चेक भी हो सकता है। ठीक है, खास बात क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो कब आया है? 1 मार्च 1882 से इफेक्ट में आया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स मेंट फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेनली क्या पर्पस है इनका, कि ये पेमेंट किया जाएगा इनसे। The ownership of which can be transferred from one person to another any time before the final payment is made। जिसकी ओनरशिप को एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है मेच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? NI एक्ट आपका 1881 जो इफेक्ट में 1 मार्च से आया है, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेमेंट के लिए इशू किए जाते हैं, जिसकी ओनरशिप को एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है, मगर कंडीशन क्या अप्लाइड है? मेच्योरिटी पीरियड से पहले पहले। ठीक है, क्लियर? अब देखो, एज पर सेक्शन 13, सेक्शन 13 में NI की डेफिनेशन, NI के बारे में बताया हुआ है कि NI एक्ट क्या कंसिडर करता है? 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करता है। NI एक्ट 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करता है। ठीक है, वो 3 कौन कौन से हैं? प्रॉमिसरी नोट,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। इनका सेक्शन याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉमिसरी नोट किस सेक्शन में आता है। प्रॉमिसरी नोट आता है आपका सेक्शन 4 में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में और चेक आता है सेक्शन 6 में। तो मेनली 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है, 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर, जो है प्रॉमिसरी नोट 4 सेक्शन में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 में और चेक आता है आपका 6 में। ठीक है, अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या इंक्लूड नहीं करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डज नॉट इंक्लूड ट्रेजरी बिल्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स को इंक्लूड नहीं करता है। सबसे पहली बात क्लियर है ये चीज बिल्कुल। दूसरी चीज, हुंडीज को ये इंक्लूड नहीं करता है। हुंडीज होती क्या है? हुंडीज भी एक प्रॉमिसरी नोट का ही टाइप है, मगर ये लोकल लैंग्वेजेस में इशू किए जाते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में। ठीक है, और ये लोकल अथॉरिटीज के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। ये लोकल लैंग्वेजेस में जैसे गुजराती हो गई, ठीक है, मराठी, मतलब लोकल जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, लोकल लैंग्वेजेस में ये इशू किया जाता है, इसलिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं आता है। मगर अगर दोनों ही पार्टीज ये एग्री करती हैं कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी एक्ट इसके अंदर नहीं आता है, मगर वो पार्टीज जो हुंडीज को इशू कर रही हैं, अगर वो दोनों एग्री करती हैं तो फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही इसको गवर्न करेगा। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। फिर आता है आपका पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर्स और करेंसी नोट्स। ये दोनों भी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि करेंसी नोट्स भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं ना आप लोग की नोट पे भी लिखा हुआ है कि दिस प्रॉमिसेस द बियरर टू पे दिस दिस दिस। तो करेंसी नोट्स भी मगर याद रखिएगा एनआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर्स भी एनआई एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड अ बियरर इंस्ट्रूमेंट व्हेन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम बियरर इंस्ट्रूमेंट कब बोलेंगे? बियरर, देखो द ओनली बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है, बियरर मतलब जिसके पास वो सामान है। शुद्ध हम लोग बस ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं फिलहाल। आसान भाषा में क्या कह रहा है? बियरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो सामान है, जिसके पास उस वक्त वो डॉक्यूमेंट है, जिसके पास उस वक्त वो इंस्ट्रूमेंट है। इन शॉर्ट बियरर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बियर करने वाला। बाकी हमें कुछ नहीं पता फिलहाल। फिलहाल क्या हमने यहाँ से ब्रेक किया कि इंस्ट्रूमेंट को जिसने बियर कर रखा है, जिसने अभी अपने पास रखा हुआ है। तो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट कब कहा जाएगा? The only or last endorsement on the instrument is an endorsement in blank, या जिसमें सिर्फ एक या फिर जो लास्ट इंडोर्समेंट हुई है उस इंस्ट्रूमेंट की वो ब्लैंक है। When it is drawn upon a person resident in India, जब वो एक किसी स्पेसिफाइड पर्सन पर ड्रॉ की गई है तब बियरर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। When no time for payment is specified in the instrument, जब इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट का टाइम डिफाइन नहीं है तब उसको बियरर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। या फिर इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या फिर वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि इसी पर्सन को, इसी बंदे को पैसा पे करना है। ठीक है, देखिए अब पहले बियरर इंस्ट्रूमेंट समझते हैं फिर इसका आंसर लगाएंगे। देखिए सेक्शन 13 जो है वो 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक्स, जिसमें मेनली जो चेक है ये सारे ही जो है वो आइदर बियरर हो सकते हैं या फिर ऑर्डर पे हो सकते हैं। जो जैसे आप लोग को मान के चल, जैसे चेक है, ठीक है, चेक है वो बियरर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। देखो ऑर्डर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर व्हेन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर ऑन ऑर्डर व्हेन, ऑर्डर पर कब पे किया जाएगा? जब एक्सप्रेस टू बी पेएबल्स हो, जब ऐसा वो बोल रहा होगा इंस्ट्रूमेंट ऐसा कि पे करना है। दूसरी चीज, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड डज नॉट कंटेन द वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, जब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल रहा होगा कि उस स्पेसिफाइड पर्सन को ही पे करना है। मतलब जब चेक, मान लीजिए ए ने बी को चेक दिया और ए ने जो चेक लिखा, चेक पे साफ साफ क्लियरली बी को मेंशन किया है कि बी को पेमेंट करना है, साइन किया है अपना प्रॉपर, और बी को मेंशन किया है कि हाँ इस स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करना है, उसे कहेंगे पेएबल टू ऑर्डर।
ठीक है। और लास्ट इंडोर्समेंट इज फुल, और पेएबल टू ऑर्डर के केस में जो लास्ट इंडोर्समेंट होती है वो फुल इंडोर्समेंट होती है, ठीक है। पार्ट पेमेंट, पार्शियली नहीं हो सकती, पार्ट पेमेंट पे नहीं हो सकती, पार्शियली अमाउंट पर नहीं हो सकती, फुल इंडोर्समेंट होगी, ठीक है। जैसे ए ने बी को पेमेंट करना था 5 लाख का, तो ए ने बी को चेक इशू कर दिया, और बी को सी को पेमेंट करना था 5 लाख का, तो बी ने क्या किया, उस चेक को एंडोर्स कर दिया, उस चेक को एंडोर्स कर दिया सी को। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो पूरा अमाउंट एंडोर्स होगा 5 लाख का ही। ऐसा नहीं कि उसको अब अगर मान लीजिए कि उसको 4 लाख या फिर 3 लाख पेमेंट करना था बी को सी को, तो वो उसको पार्शियली एंडोर्स कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, फुल एंडोर्समेंट होता है, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू द बियरर। वो बियरर कब कहलाएगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट कब कहलाएगा, जब एक्सप्रेस टू बी पेएबल्स हो, ऐसा जब कहा गया होगा तब, या फिर मेन जो खास बात जो है वो क्या है, व्हेन द ओनली एंडोर्समेंट और द लास्ट एंडोर्समेंट इज द ब्लैंक एंडोर्समेंट। जो एंडोर्समेंट है वो ब्लैंक होगी, मतलब क्या किया गया, ए ने बी को एक ब्लैंक चेक इशू कर दिया, क्या कर दिया, ब्लैंक चेक इशू कर दिया, नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। क्या किया है, नाम मेंशन नहीं किया है, तो वो जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो अपना नाम लिख के पेमेंट ले लेगा, ठीक है। वो बियरर इंस्ट्रूमेंट, जब खास बात क्या याद रखनी है, जब नाम मेंशन नहीं किया है, ब्लैंक एंडोर्समेंट है, उसे कहा जाता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। और ऑर्डर में जो स्पेसिफाइड पर्सन का नाम है वो डिफाइन, वो मेंशन होता है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ब्लैंक एंडोर्समेंट है, क्लियर, उसे कहेंगे बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये सब बच्चों आप लोगों के पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, कुछ झारखंड पीजीटी के हैं पीवाईक्यू। ये वाला क्वेश्चन तो झारखंड पीजीटी में पूछा ही गया है पीवाईक्यू में, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट who has acquired it in good faith and for consideration gets the title free from for all defects। जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, who has acquired it in good faith, जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में एक्वायर किया है किसी कंसिडरेशन के लिए, मतलब ए ने बी से गुड्स परचेज किए थे, देखिए ए ने बी से क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं, तो अब ए को पेमेंट करना है बी को, तो इसने क्या किया, चेक इशू कर दिया, ठीक है, इसने क्या किया, चेक इशू कर दिया। तो बी को जब ये चेक मिला तो बी ने किसके लिए, कंसिडरेशन, एक तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन एक्सचेंज, उसने उसको गुड दिया था इसलिए उसको अमाउंट जो है पे किया गया है, कंसिडरेशन में पे किया है, गुड फेथ में बी ने उसको रिसीव किया है कि हाँ उसका पैसा पे हो रहा है, तो वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट होता है। अगर इस चेक में कोई भी डिफेक्ट होगा, ठीक है, अगर वो ए ने वो चेक कहीं से मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट होगा कि उसने मान लीजिए चेक को एंडोर्स किया है, उसको ये चेक कहीं और से इशू हुआ था, या फिर उसने ये चेक किसी और से चोरी किया है, जो भी है, जो भी उस चेक के टाइटल में डिफेक्ट है, उसने अगर ये चेक फर्दर बी को इशू कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तो ये जो होगा वो क्या होगा, ये आपका डिफेक्ट टाइप, किसी भी टाइटल में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बी ने तो गुड फेथ में और अपने कंसिडरेशन के लिए वो पैसा रिसीव किया है, बी की इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसको हम आगे टर्म आएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल ये है कि जब कोई बंदा गुड फेथ में कंसिडरेशन के रूप में एक इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करता है, तो वो सभी प्रकार के टाइटल से, टाइटल के डिफेक्ट से फ्री होता है, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेगोशिएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसने बोला है कि उस इंस्ट्रूमेंट का रिकॉग्नाइज्ड होना एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर बहुत जरूरी है। तीसरा
ऑप्शन है द इंस्ट्रूमेंट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब नेगोशिएबल होना चाहिए। द ट्रांसफर शुड बी बाय सिंपल डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जो ट्रांसफर है वो सिंपली डिलीवरी की मदद से हो सकता है या फिर एंडोर्समेंट से हो सकता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, डी भी बिल्कुल सही है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नेगोशिएबल भी बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट है जो इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वैसे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर जो रिकॉग्नाइज्ड है आपके चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, इसमें ही डील किया जाता है। मगर जैसे मैंने आपको एक केस बताया था हुंडी का, अगर दोनों पार्टी ने एग्री किया है तो इसका जो एक्ट उसको गवर्न करेगा, ठीक है, एक्ट के ही सेक्शंस को अप्लाई किया जाएगा। तो इसकी जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, राइटिंग में होना चाहिए। साइंड होना चाहिए, जिसने भी उसको बनाया है वो साइंड होना चाहिए उसके द्वारा। इट शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल होना चाहिए, एक बंदे से दूसरे बंदे को फ्रीली ट्रांसफर किया जा सके। टाइटल डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैं तुमको पैसे तभी दूंगा जब तुम मेरा ये काम कर दोगे, मैं तुमको पैसे तभी दूंगा जब तुम उसको मार के आ जाओगे, मैं तुमको पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? फिर है देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट एंड टाइम ऑफ द पेमेंट, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि कितना अमाउंट पे किया जाएगा, किस टाइम पर पे किया जाएगा। उसके अलावा है इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड ओनली, ड्रॉइंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिलीवर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, ए ने सामान खरीदा है बी से, उसको पेमेंट करना है अब, तो उसने मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट इशू किया, तो उसने प्रॉमिसरी नोट लिखा कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस 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 अमाउंट, और उसने वो जो नोट है अपने पास ही रख लिया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डिलीवर होना पड़ेगा बी के पास, तभी उस प्रॉमिसरी नोट से उसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। वैसे जो लायबिलिटी है, मगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रॉमिसरी नोट जब तक डिलीवर नहीं होगा तब तक प्रॉमिसरी नोट से एक ही कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो क्या क्या कहा गया है, इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, देन ओनली देन इट विल क्रिएट द लायबिलिटी, अदरवाइज ओनली ड्रॉइंग, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को बना के रख देना जो है वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। और राइट टू स्यू, मतलब ए ने उसको प्रॉमिसरी नोट दे तो दिया था कि मैं उसको इतना इतना अमाउंट पे कर दूंगा, मगर फिर बाद में पे नहीं किया, मैच्योरिटी पीरियड आ गई, तो बी के पास राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ये तो ये सारी कुछ है आपकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following negotiable instrument is not recognized under the Negotiable Instrument Act 1881? अब आपको ये बताना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन चारों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन हिंदी, ये किया गया है। प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन इन उर्दू, ये लैंग्वेज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी दी गई है, थोड़ा सा मदद करने के लिए भी दी गई है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन हिंदी, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है। प्रॉमिसरी नोट उर्दू में है, प्रॉमिसरी नोट है, रिकॉग्नाइज्ड है। चेक है, रिकॉग्नाइज्ड है। शाहजोग हुंडीज रिटन इन गुजराती, हुंडीज हमने पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंक्लूड नहीं करता, वो तो एक कंडीशन अप्लाइड है, ठीक है, हमने साफ साफ पढ़ा था कि इट डज नॉट इंक्लूड ट्रेजरी बिल्स, हुंडीज, करेंसीज और पोस्ट ऑफिस, वो ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका सही आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, अ शाहजोग हुंडी रिटन इन गुजराती। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से वैलिड प्रोमिसरी नोट कौन सा है, ठीक है। वैलिड प्रोमिसरी नोट देख लेते हैं। प्रोमिसरी नोट होता क्या है, दो पार्टीज होती हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी,
ए ने कुछ सामान खरीदा था बी से, तो अब उसके पास उस वक्त इतना पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, बी को एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया। उसने कहा कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस 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 अमाउंट ऑन दिस 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 डेट। क्लियर है? तो वैलिड प्रॉमिसरी नोट क्या होगा, देखते हैं। पूजा promises to pay ₹5,000 to नेहा in a telephonic conversation। फोन पर बात करके वो कह रही है कि मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ 5,000 रुपए दे दूंगी। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में ही पढ़ा है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, रिटन होना चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है। फिर देखते हैं, मिस्टर शाह राइट्स टू अ जय, आई विल पे ₹5 लाख टू यू 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर। ठीक है, मिस्टर शाह ने क्या लिखा है जय को कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा आपके फादर के 15 दिन, आपके फादर की डेथ के 15 दिन बाद। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा राइट्स टू हिज ग्रैंडसन, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10 लाख इफ यू मैरी दीपा। इन्होंने तो यहाँ कंडीशन लगा दी। एनआई में तो हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है एनआई के एक्ट में कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मिस्टर शर्मा ने क्या लगा दी, अपने ग्रैंड सन पर कंडीशन लगा दी कि इनसे मैं दीपा से शादी कर लो तो तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, इसी लालच में काफी लोग शादी कर भी लेते हैं, खैर। मगर क्या है, सी इसका क्या है, सही आंसर नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। फिर है दिलीप राइट्स टू अशोक, दिलीप लिखता है अशोक को कि आई ओ यू 10,000, मेरे पास तुम्हारे 10,000 रुपए हैं, ये भी कोई वैलिड नहीं है। ये बोल रहा है कि मेरे पास तुम्हारे 10,000 रुपए हैं, ये कहीं भी ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा दैट आई विल पे यू दिस अमाउंट ऑन दिस दिस डेट। वैलिड प्रॉमिसरी नोट कौन सा है, बी इसका करेक्ट आंसर है। हम ये नहीं देखेंगे कि बात क्या हो रही है, सेंसिटिव इशू पे आप चले गए तो आप वो ध्यान नहीं देंगे, आप क्या ध्यान देंगे, सबसे पहली बात ये राइटिंग में है, दूसरी चीज वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो सर्टेनिटी है 5 लाख रुपए दे देगा, कब दे देगा वो भी मेंशन किया है, 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर। तो ये क्या है, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। क्लियर? प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटन प्रॉमिस कंटेन करता है, अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, साइन बाय वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी। एक पार्टी साइन करती है, प्रॉमिस करती है कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी जो है फ्यूचर डेट पर पे कर देगा। फीचर्स क्या है इसके, राइटिंग में होना चाहिए, ओरल प्रमाइस जो है वो नॉट वैलिड नहीं होगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का, ऐसा नहीं कि मेयर एक्नॉलेजमेंट कि आई मेरे पास, हाँ मेरे पास 10,000 रुपए हैं तुम्हारे, नो, दिस इज नॉट दी वैलिड प्रॉमिसरी नोट। एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि हाँ मैं वादा करता हूँ 10,000 रुपए जो मेरे पास है तुम्हारे वो मैं तुमको पे कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉमिस टू पे मस्ट बी सर्टेन, प्रॉमिस टू पे जो है वो सर्टेन होना चाहिए कि कितना अमाउंट, किस डेट पर, कब, कैसे आप पेमेंट करोगे, साइंड बाय द प्रॉमिसर मेकर, जिसने भी, जैसे मान लीजिए ए ने प्रॉमिसरी नोट इशू किया था तो उसके उस पर साइन होने चाहिए, प्रॉमिस लिख दिया उसने तो साइन करेगा वो लास्ट में। ठीक है, प्रॉमिस टू पे ओनली मनी, और मनी ही पे करने के लिए प्रॉमिसरी नोट को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। क्लियर है? दो पार्टीज होती हैं, मेनली मेकर और पेई के नाम से जानते हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के नाम से जानते हैं, जो ज्यादा फेमस है वो मेकर और पेई। ठीक है, प्रॉमिसर बोल लीजिए, मेकर बोल लीजिए, ड्रॉअर बोल लीजिए, इन तीनों का ही मतलब होता है वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जो उस इंस्ट्रूमेंट को, मतलब प्रॉमिसरी नोट को बनाता है। ठीक है, मतलब ए है इस केस में, क्या है, मेकर है, प्रॉमिसर है, ड्रॉअर है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, मतलब एक तरीके से ये क्या है, ये पैसा पे करेगा, इसके पास से पैसा जाएगा। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? और प्रॉमिसी ड्रॉई पेई, प्रॉमिसी ड्रॉई पेई मतलब पेई, पेई जहां पे भी आए ये याद रखना, पेई से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि पेई वो है जो पैसा देगा, नो नो, हमेशा याद रखना पेई वो है जिसके पास पैसा आएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, पेई देखते हैं, पेई से पता नहीं क्यों उनका ऐसा ही काम करता है दिमाग कि पेई है मतलब पैसा इसने पे करना है, नहीं नहीं नहीं, पेई वो है, हर केस में पेई वो है जो पैसा रिसीव करेगा। ठीक है, जिसके पास पैसा आएगा। तो प्रॉमिसी ड्रॉई पेई कौन है, जिसके पास पैसा आएगा, द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल, जिसको अमाउंट पे किया जाएगा। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉमिसरी नोट एंड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का
डिफरेंस कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, देखते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट मे बी कंडीशनल while a bills of exchange must be unconditional। देखो, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों ही अनकंडीशनल ऑर्डर होने चाहिए, ना प्रॉमिसरी नोट कंडीशनल होगा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये डिफरेंस नहीं है। दूसरा, द सम पेएबल इन प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी सर्टेन while the sum payable in bills of exchange may be subject to additions और डिडक्शन। ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं, अ प्रॉमिसरी नोट में भी ओरल while bills of exchange must be in writing। नहीं, दोनों ही राइटिंग में होने चाहिए। एनआई एक्ट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, इट मस्ट बी इन रिटन, तो दोनों ही क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही राइटिंग में होने चाहिए। फर्स्ट देखते हैं, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ while the drawer and payee of a bill may be the same person। अब देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए, एक तरफ है आपका प्रॉमिसरी नोट, एक तरफ है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो इस स्टेटमेंट ने जो डिफरेंस बताया है वो मेनली बताया है पार्टीज के बेसिस पर। सबसे पहली बात, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है, देखो, प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था, ए और बी, ए ने सामान खरीदा, ए को पेमेंट करना है अब बी को, तो ए ने क्या किया, प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया। प्रॉमिसरी नोट जब उसने इशू कर दिया बी को साइन करके, इसका मतलब ये है कि ए पेमेंट करेगा, किसको, बी को पेमेंट करेगा। ए किसको पेमेंट करेगा, बी को पेमेंट करेगा। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। इसका इसमें कहीं भी ये नहीं हो रहा है कि ए कौन हो गया, मेकर कौन है, ए है, पेई कौन है, बी है। तो मेकर अपने आप को ही पेमेंट नहीं कर रहा है, मेकर किसको पेमेंट कर रहा है, पेई को पेमेंट कर रहा है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर और पेई सेम बंदे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मेकर और पेई सेम बंदे नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग होंगे। मगर बिल्स मगर क्या बोला गया है, while the drawer and payee of bill may be the same person। मगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या कहा गया कि जो ड्रॉअर होता है और जो पेई होता है वो सेम पर्सन हो सकता है। ऐसा क्यों, देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहले तो 3 पार्टीज होती हैं, एक होता है आपका ड्रॉअर, एक होता है आपका ड्रॉई और एक होता है आपका पेई। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। ड्रॉअर वो होता है, ये बाद में समझेंगे, पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ए है, फिर से बी के पास गए हैं, बी से इन्होंने गुड्स खरीदे हैं हमेशा की तरह, जो हम अभी तक एग्जाम्पल में देखते आ रहे हैं, कुछ भी सामान वगैरह खरीदा है। ए को करना है पेमेंट। अब ए ने बी से बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो बी ने क्या किया, बी ने बोला कि ठीक है पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारे नाम पर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर देता हूँ। इस केस में जैसे यहाँ पर पेमेंट जिसको करनी है उसी ने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, मगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आपको याद रखना है कि जो पेमेंट, जो पैसा लेता है वही प्रॉमिसरी नोट बनाता है, वो सॉरी वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करता है। ठीक है, तो इस केस में बी ने क्या कहा, बी ने कहा कि मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर देता हूं, तुम मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देना। ठीक है, तो बी ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर दिया किसको, ए को ऑर्डर दिया, इस डॉक्यूमेंट में ए को ऑर्डर दिया कि तुम इस तारीख को इतना इतना अमाउंट पे कर दोगे। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, क्लियर है। तो बी ने इसको बनाया, बी तो क्या हो गया, ड्रॉअर हो गया, बी क्या हो गया, ड्रॉअर हो गया। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। अब आती है ए, ए को क्या करना है, पेमेंट करना है। ए क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो बिल जब इसके पास जाएगा, बिल इस केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है।
अब बी ने तो बिल इशू कर दिया, अब ए क्या करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, जिसको भी पेमेंट करना है। ये ए कोई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिसको जो भी पेमेंट करने वाली पार्टी है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉई। वो क्या करेगी, इस बिल को एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट कब होगा, जब वो इस बिल पर साइन कर देगी, ठीक है। जैसे ही वो बिल, इस बिल को साइन कर देगी, ये बिल क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया मतलब अब वो 3 महीने बाद पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब बी ने क्या किया, बिल लिख के तो दे दिया कि इतने इतने टाइम बाद इतना इतना पेमेंट कर देना, मतलब ये ड्रॉर हो गया। ये ए क्या हो गया आपका, ड्रॉई। इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया ड्रॉई। अब 3 महीने बाद जब टाइम आएगा तो वो पेमेंट किसको करेगा, बी ने तो यही बोला था ना कि इतने इतने टाइम बाद मुझे पेमेंट कर देना। तो इस केस में ड्रॉर भी यही है और ड्रॉई कौन है, अब ड्रॉई ए है, और ए 3 महीने बाद पेमेंट करेगा किसको, बी को, और जिसको पैसा मिलता है वो कौन होता है, पेई। तो इस केस में ड्रॉर और पेई क्या हो गए, सेम बंदे हो गए। आई थिंक ये क्लियर होगा अब आपको। हाँ, मगर ये ड्रॉर और पेई अलग अलग भी हो सकते हैं। ये किस केस में अलग अलग होंगे, ये देखिए। ये होगा अगर बी किसी और को पेमेंट करना है, बी को भी किसी और को पेमेंट करना है, तो बी ए को, ए के लिए बिल ड्रॉ करेगा कि ये अमाउंट इस तारीख को आप फर्दर सी को पे कर देंगे। तो इस केस में ड्रॉर बी है, ड्रॉई ए है, और पेई कौन है, सी। इसको अल्टीमेटली पैसा रिसीव होगा। मगर देयर आर चांसेस कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर और पेई सेम हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, दैट इज व्हाई ए इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, देख लेते हैं डिफरेंस। प्रोमिसरी नोट को डेटर इशू करता है, इशूड बाय द डेटर विद अ रिटन प्रॉमिस टू पे द सर्टेन अमाउंट। इसको डेटर इशू करता है, जो पैसा देगा, ठीक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन इशू करता है, इशू टू ऑर्डर द डेटर टू पे द क्रेडिटर। और इसको कौन इशू करता है, क्रेडिटर, ठीक है। वो ये इशू करता है और ऑर्डर देता है डेटर को कि इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इस तारीख को आपको पे करना है। ये सेक्शन 4 में मेंशन है, ये सेक्शन 5 में मेंशन है। डेटर इशू करता है, क्रेडिटर इशू करता है, दो पार्टीज हैं, प्रॉमिसर या फिर मेकर, प्रॉमिसी या फिर पे। इसमें 3 पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, इसमें बिल को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। इसमें ड्रॉर और पे सेम पर्सन नहीं हो सकते, मगर हाँ इधर चांसेस हैं कि ड्रॉर और पे सेम पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में एक बंदे का नाम जो लिखा गया है, जिसको बोला गया है कि इसको पेमेंट करना है, टू whom मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड, जिसको पेमेंट करना है वो क्या होगा, ड्रॉर। ड्रॉर तो वो होता है जो ड्रॉ करता है, इंस्ट्रूमेंट को बनाता है। एक्सेप्टर को हम और क्या बोलते हैं, ड्रॉई, जो एक्सेप्ट कर लेता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की उसमें बात हो रही है, जो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है इतना पेमेंट हो जाएगा। मेकर और ड्रॉर सेम चीज है। पेई, पेई है जिसको पैसा रिसीव होता है। इसका सही आंसर है डी। क्लियर है, ये मैं काफी दफा बता चुकी हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड अंडर द लॉ। ऑन डिमांड पर, ठीक है, ऑन डिमांड आप इंस्ट्रूमेंट लेके आए, आपको पेमेंट हो जाएगा। ऑन डिमांड किसको पेमेंट हो सकता है, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रॉमिसरी नोट। हुंडी तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर वो नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैच्योरिटी डेट होती है। चेक को आप लेके जाइए, ऑन डिमांड आपका क्या हो जाता है, ये पे में पेएबल हो जाता है। चेक क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह है, मगर ये स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है। पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक या फिर चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ट्रंकेटेड चेक्स हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चेक हो सकते हैं। ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है कि उसकी स्कैन करके कॉपी, फिर उसको क्लियरिंग जो प्रोसेस में जाता है पूरा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक होता है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं, ठीक है। चेक के फीचर क्या है कि स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ किया जाता है, पेएबल ऑन डिमांड है, इट मस्ट बी इन राइटिंग और एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, साइंड बाय द ड्रॉर, ड्रॉर ने साइन किया हुआ होना चाहिए, जिसने उसको इशू किया है, जिसके अकाउंट से पैसे कटेंगे, जो पेमेंट करेगा उसके द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी डिफाइनेड एंड अनकंडीशनल, ऑर्डर डिफाइन होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। ड्रॉर, इसमें इसमें भी 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर जो चेक बनाएगा, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, मतलब बैंक,
केस में क्या होता है, बैंक ही ड्रॉ होता है कि वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ ठीक है इसको इसका पेमेंट हो जाएगा, पेई जिसको पेमेंट रिसीव होगा। क्लियर है, ये तो हो गया आपका चेक का मसला। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज एन एंडोर्समेंट ऑफ चेक नॉट रेगुलर और वैलिड। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन चारों कंडीशन में से आपने बताना है कि इंडोर्समेंट ऑफ चेक वैलिड नहीं है, रेगुलर नहीं है, वैलिड नहीं है। तो मेनली हमें किस चीज की बात करनी है, इंडोर्समेंट, मतलब जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है, एंडोर्स किया है, तो इन चारों में से वैलिड एंडोर्समेंट कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट इज साइंड बाय एनी पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ एंडोर्सर। इट इज साइंड बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा साइन किया गया है, ड्यूली ऑथोराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ एंडोर्सर, जो कि ड्यूली ऑथोराइज्ड है एंडोर्सर के बिहाफ पे साइन करने के लिए। ठीक है, फिर अ चेक इज पेएबल टू मेजर एलन चोपड़ा एंड इज इंडोर्स्ड एज एलन चोपड़ा मेजर। कि एक चेक है जो मेजर एलन चोपड़ा को एंडोर्स करना था, उनका बस नाम में, नाम को मतलब पीछे मेजर है, वो इस केस में बस आगे लगा दिया है और उनको एंडोर्स कर दिया है। ठीक है, फिर है आपका द एंडोर्समेंट इज फॉर अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑन द चेक। एंडोर्समेंट जो है वो चेक के पार्ट ऑफ द अमाउंट के लिए किया गया है, मतलब वही वाली बात आपको कि ए ने बी को चेक इशू किया था 5 लाख का, बी को फर्दर पेमेंट करना है सी को 3 लाख का, तो उसने इसको, क्या वो इस चेक को आगे एंडोर्स कर सकता है पार्ट ऑफ द अमाउंट के लिए? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पूरा का पूरा अमाउंट के लिए एज इट इज वो एंडोर्स किया जाता है, एंड द एंडोर्समेंट इज फॉर अ पार्ट ऑफ द अमाउंट, ये वैलिड नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट, इट इज साइन बाय द एंडोर्सर ऑफ द चेक और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ एंडोर्सर। ये ए और डी सेम चीज कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि किसी पर्सन ने साइन करके एंडोर्स किया है जो एंडोर्सर के बिहाफ पर साइन कर सकता है। ठीक है, और ये भी बिल्कुल वैलिड है कि जिनको एंडोर्स किया है उनका नाम मेजर एलन चोपड़ा है, मगर एंडोर्स किया है तो एलन चोपड़ा मेजर, सेम थिंग। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है, पार्ट अमाउंट के लिए एंडोर्स नहीं किया जा सकता। क्लियर, देखिए एसेंशियल्स क्या है, सिग्नेचर होना चाहिए एंडोर्सर का या फिर ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन का। मेकर, ड्रॉअर, एंडोर्सी और सेवरल मेकर में एंडोर्स और नेगोशिएट अनलेस नेगोशिएबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड इन एनी मैनर। एंडोर्समेंट कर सकते हैं उस केस में जहां पर किसी भी तरीके से नेगोशिएबिलिटी को क्या ना किया गया हो, रेस्ट्रिक्ट ना किया गया हो। क्लियर। तीसरा, the endorsement is complete only after delivery of endorsed instrument to endorsee। endorsement तभी complete होगा जब वो instrument deliver कर दिया जाएगा, मतलब A ने B को इशू किया और B उसको endorse करना चाहता है C को, तो जब तक ये instrument deliver नहीं हो जाएगा C को, तब तक वो endorsement complete हो गया नहीं माना जाएगा। ठीक है, when an endorser excludes his liability in any manner and later becomes holder of the instrument, all intermediary endorsers are liable to him। अगर endorser अपनी liability excludes his liability in any manner, ठीक है, और बाद में वो होल्डर बन जाता है उसका, तो वो लाइबल होता है सभी इंटरमीडियरी इंडोर्सर्स के लिए। क्लियर है, देखो, और ये याद रखना है आपको कि इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करना मतलब उसके पीछे लिख दिया कि इंडोर्सेस टू हिम, मतलब पीछे लिख दिया जाता है उसके। ठीक है, उस तरीके से क्या हो जाता है, वो एंडोर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव प्रोटेक्शन टू अ बैंकर मेकिंग पेमेंट ऑन अ चेक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों सिचुएशन में से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक बैंकर को, जो बैंक पेमेंट करती है ना, आप ए गए, बी को चेक मिला था, बी बैंक में गए, चेक दे दिया। ठीक है, अब बैंकर को चेक दे दिया। ठीक है, अब बैंक का काम क्या है, ये देखना कि चेक असली तो है, नकली साइन तो नहीं है, सारी चीजें देखता है। मगर वो कौन से केसेस होंगे, अगर साइन नकली है और चेक नकली है और बैंकर ने ढंग से देखा नहीं और वो विजिबल है, तो इस केस में तो बैंकर रिस्पॉन्सिबल है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बैंकर को क्या दी जाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो वो इन चारों में से कौन सा केस है, देख लेते हैं। अ पेमेंट इज मेड अगेंस्ट अ चेक on which the customer's signature is forged and the customer is unaware of the forgery।
पहला तो ये है कि जो द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट अ चेक, एक चेक के अगेंस्ट पेमेंट किया गया है जहां पर कस्टमर के जो साइन है वो क्या है, फोर्स्ड किए गए हैं, एंड द कस्टमर इज अनअवेयर ऑफ द फोर्जरी, मगर कस्टमर इससे अनअवेयर है। फोर्जरी का मतलब होता है कि कॉपी कर दिया गया है, मतलब कस्टमर के साइन को कॉपी कर दिया है मगर कस्टमर को पता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बी कोई चेक लेके गए हैं बैंक में, ठीक है, और बी ने उस चेक पर ए के साइन खुद ही कर लिए हैं। ठीक है, ए को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और उस पर पेमेंट हुआ है, तो इस केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बैंक को चेक करना है अच्छे से कि वो साइन मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर दूसरा देख लेते हैं, द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट अ चेक विच हैज बीन मटेरियली ऑल्टर्ड, द ऑल्टरेशन इज विजिबल बट नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय कस्टमर्स इनिशियल। ये क्या है कि एक पेमेंट बैंक ने उस चेक पर कर दिया है जिसको ऑल्टर किया गया है, जिसमें चेंजेस किए गए हैं और वो चेंजेस जो है वो विजिबल हैं, वो दिख रहे हैं, मगर कस्टमर के इनिशियल्स को बैंक ने ढंग से ऑथेंटिकेट नहीं किया है, ढंग से मैच नहीं किया, फाइंड आउट नहीं किया, तो इस केस में तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है, इस केस में तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। फिर आता है द पेमेंट इज मेड इन गुड फेथ, पेमेंट जो किया गया है चेक पर वो गुड फेथ में किया गया है, विदाउट नेग्लिजेंस, बिना किसी नेग्लिजेंस के, विच हैज बीन मटेरियली ऑल्टर्ड बट द ऑल्टरेशन इज नॉट एपरेंट। जो बैंक ने पेमेंट किया है वो गुड फेथ में किया है, बिना नेग्लिजेंस के किया है, और मगर उस चेक पर किया है जिसको मटेरियली ऑल्टर किया कर दिया गया है, मगर इस केस में जो ऑल्टरेशन है वो विजिबल नहीं है, वो देखा नहीं जा सकता। ठीक है, वो कोई वो विजिबल नहीं है, उसको फाइंड आउट करना आसान नहीं है, कोई भी होगा तो उससे ये गलती होगी ही होगी, तो इस केस में बैंकर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो जो मटेरियली ऑल्टर्ड चेक है वो ऑल्टरेशन विजिबल नहीं है, सभी तरीके के ऑथेंटिकेशन कर लिए गए हैं फिर भी वो पकड़ी नहीं गई है, तो इस केस में बैंकर को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है। लास्ट पढ़ते हैं, द पेमेंट ऑफ कैश टू एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक हु अकम्पनीड द कस्टमर्स ऑफिस बट absconded with the money before reaching the customers office। इस केस में भी बैंक रिस्पॉन्सिबल है, इसका सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर, कि जब बैंकर ने गुड फेथ में बिना किसी नेग्लिजेंस के सारी चीजों को ऑथेंटिकेट करते हुए चेक करते हुए पेमेंट किया है, मगर वो चेक मटेरियली ऑल्टर्ड था मगर वो विजिबल हुआ ही नहीं, वो सभी ऑथेंटिकेशन से पास हो गया, अच्छे से देखने के बाद भी वो चीज नहीं विजिबल हुई, तो इस केस में बैंकर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है, दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is applicable in the case of accommodation bill। accommodation bill के केस में कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, ध्यान से देखना है। the drawee or the acceptor of the bill is principal debtor, जो ड्रॉई है या फिर जो एक्सेप्टर ऑफ द बिल है वो प्रिंसिपल डेटर है, मतलब वही पेमेंट करेगा। ठीक है, उसी को पेमेंट करना है। या फिर द पेई इज द प्रिंसिपल डेटर एंड द ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर आर मेयरली श्योरिटीज, जो पेई है जिसको पैसा मिलना है वही प्रिंसिपल डेटर है, उसी को पैसा देना है। क्या बात हुई, जो पेई है जिसको पैसा मिलना है वही प्रिंसिपल डेटर है, वही प्रिंसिपल डेटर है, मतलब एक्चुअल में पैसा उसी को देना है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। डेटर एंड द ड्रॉअर एंड द एक्सेप्टर आर मेयरली श्योरिटीज, और जो ड्रॉअर है और जो एक्सेप्टर है, ड्रॉअर और ड्रॉई, वो क्या है, मेयरली श्योरिटीज है। अभी समझेंगे इसको और डिटेल में। द ड्रॉई इज लाइबल टू द पेई ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो अकोमोडेशन, ये ध्यान रखना है अकोमोडेशन बिल की बात हो रही है, तो अकोमोडेशन बिल क्या होता है ये समझना पड़ेगा अब हमें पहले। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अकोमोडेशन बिल क्या है। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वेरियस काइंड्स ऑफ बिल आते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर दिया जाता है, मेकर जो है, जो ड्रॉअर है, वो ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सर्टेन डेट को पे कर दिया जाए। ये राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस इसमें ज़रूरी है, और अमाउंट डिफाइनाइट होनी चाहिए, फिक्स डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, और जो बिल है वो ड्रॉअर से साइंड होना चाहिए बाय बोथ द ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई और ड्रॉअर दोनों साइन करेंगे, ड्रॉअर साइन करेगा और ड्रॉई जब साइन करेगा तो वो मतलब माना गया है कि बिल एक्सेप्ट हो गया है। इसमें तीन पार्टी होती है, ड्रॉअर जो बिल बनाता है, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है, पेई जिसको पैसा मिलता है।
अब इसमें जो आपका अकोमोडेशन बिल होता है, अकोमोडेशन बिल वो बिल है जो कि बिना किसी कंसिडरेशन के ड्रॉ किया गया है। ये मेनली जो होता है अकोमोडेशन बिल, आपको अपने दिमाग में याद रखना है, अकोमोडेशन बिल मतलब अकोमोडेट करने के लिए, मदद करने के लिए फाइनेंशियली, बस इसलिए आया है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। मतलब ए और बी अब मान लीजिए दोस्त हैं, ठीक है, ए और बी क्या है, ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। ए ने बी से कोई गुड्स नहीं खरीदे हैं, ए ने बी से इस बार कोई गुड्स नहीं खरीदे हैं, बी को मगर पैसे की फिर भी जरूरत है, ठीक है। तो विदाउट एनी कंसिडरेशन का मतलब ये है कि कुछ भी गुड्स, कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, मगर फिर भी बी को क्या थी, पैसे की जरूरत थी। बी ने ए से बात की, बी ने ए से बात की, बी ने बोला कि मैं ना तेरे नाम पर क्या कर देता हूँ, बिल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और उसको जैसे क्या होता है, बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिया जाता है ना, तो फिर पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिया जाता है, ऐसा केसेस होते हैं। तो बी ने कहा कि मैं ना तेरे नाम पर क्या लिख देता हूँ, बिल लिख देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, बिल क्या, बी क्या हो जाएगा आपका, ड्रॉर हो जाएगा। बी ने, इसने क्या बोला कि तुम एक्सेप्ट कर लेना बस, ठीक है, इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये ड्रॉ ही हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पहले डिस्काउंट कराया जा सकता है ना बैंक से जाके, बैंक से जाके वो क्या करेंगे, इसको जाके बी क्या करेगा, डिस्काउंट करा लेगा। बी ने बोला मुझे फिलहाल पैसे की जरूरत है, तो ये एक सही तरीका है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिख देता हूँ, तुम उसको एक्सेप्ट कर लेना, मैं पहले जाके बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा, और मैच्योरिटी पीरियड पे जो बैंक को पे करना है वो मैं ही पे कर दूंगा, बी ही पे कर देगा। तो ये क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि ए को मेयरली बिल को एक्सेप्ट करना है, असली जो पैसा बी ने क्या किया, बैंक से जाके पहले उसको डिस्काउंट करा लिया, ठीक है, जो बिल उसने लिखा था उसने उस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया, उससे उसको जो भी पैसे की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब आगे चल के जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा तो बी क्या करेगा, क्योंकि कोई भी कंसिडरेशन तो इनके बीच में हुई नहीं थी, ए की तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, ए को तो कुछ पे करना ही नहीं है, असल पैसा किसने लिया, बी ने ही पैसा लिया है। तो बी ने अगर बैंक से पैसा लिया है तो एट द एंड पे भी कौन करेगा, एट द एंड पे भी कौन करेगा, बी ही पे करेगा। कौन पे करेगा, बी ही पे करेगा। मतलब बी जो ड्रॉर है, जिसको मिला है पैसा, मतलब वो पेई भी है, तो इस केस में प्रिंसिपल डेटर भी यही है, मतलब पैसा भी यही पे करेगा। ड्रॉर भी यही है, पेई भी यही है, प्रिंसिपल डेटर भी यही है, ड्रॉई और जो बैंक है वो मेयरली क्या है, श्योरिटीज है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो इस केस में अकोमोडेशन ऑफ बिल के केस में क्या होता है, जो पेई है, द पेई इज द प्रिंसिपल डेटर, पेई ही प्रिंसिपल डेटर होता है, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी तो वो आपके पास गया है कि मैं तेरे नाम पे बिल लिख देता हूँ बस, ठीक है। वो बैंक से पैसा लिया, पैसे फिर वापस उसी को लौटाने हैं। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। बाकी जो लोग हैं वो मेयरली क्या है, श्योरिटीज है, ठीक है ये चीज बिल्कुल। द ड्रॉई इज लाइबल टू पे, ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, अकोमोडेशन ऑफ बिल के केस में बी स्टेटमेंट इज द करेक्ट। आई होप कि अकोमोडेशन बिल आपको समझ में आ गया हो। सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल हेल्प के लिए अकोमोडेशन बिल को इशू किया जाता है, कोई भी चीज यहाँ पे खरीदी और बेची नहीं गई है, सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प के लिए इसको इशू किया गया है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल इज इनवैलिड। ठीक है, वही आपको इसमें ये बताना है, पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें एंडोर्समेंट ऑफ चेक इनवैलिड बताना था, इसमें ये बताना है कि एंडोर्समेंट ऑफ बिल किस केस में इनवैलिड है। देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है शैला हैज सप्लाइड गुड्स टू मायरा, ये सब पीवाई क्यों है, सब पीवाई क्यों है। पहला क्वेश्चन है शैला हैज सप्लाइड गुड्स टू मायरा and received the bill endorsed in her favor। शैला ने मायरा को गुड्स भेजे हैं एंड रिसीव द बिल एंडोर्स्ड इन हर फेवर, और शैला ने क्या रिसीव किया है, उसके फेवर में बिल एंडोर्स कर दिया मायरा ने, मायरा को कोई बिल, मायरा ने कोई बिल इशू किया होगा, इस शैला के फेवर में एंडोर्स कर दिया। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। इन हर फेवर बाय मायरा हु हैज फोर्स्ड द एंडोर्समेंट, हु हैज फोर्स्ड द एंडोर्समेंट, जिसने क्या किया है, एंडोर्समेंट को फोर्ज किया है, मतलब नकली है, एक तरीके से नकली एंडोर्स किया है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल, एक तरीके से नकली एंडोर्स किया है।
दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ बिल इज पेएबल टू शैला और ऑर्डर। बिल शैला या फिर ऑर्डर को पे किया है और उसने क्या किया, शैला को बिल पे किया है, जिसने बिल ने सॉरी आई एम सो सॉरी, शैला ने क्या किया, एंड शी एंडोर्सेस इट बाय राइटिंग इट ऑन इट्स बैक। और उसने एंडोर्स कैसे किया, एंडोर्स किया उसके इंस्ट्रूमेंट के बैक पर लिखकर। तो ये तो वैलिड है, मैंने आपको बताया भी था एंडोर्समेंट कैसे होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के बैक पर लिख दिया जाता है। क्लियर है कि जिसको भी एंडोर्स करना है उसका नाम, तो शैला को एंडोर्स हुआ है तो उसके बैक पर शैला का नाम लिख दिया गया। थर्ड स्टेटमेंट है, अ बिल इज पेएबल टू शैला और ऑर्डर एंड शी एंडोर्सेस इट बाय साइनिंग ऑन इट्स बैक एंड राइट्स पे द ऑर्डर ऑफ रूपा। तो इस केस में भी क्या हुआ है, इस केस में भी बिल्कुल सही है, ये भी वैलिड है। इस केस में भी उसके बैक पर साइन कर दिया और लिख दिया है कि पे टू द ऑर्डर ऑफ रूपा, उसको पे कर दिया जाए, ये भी सही तरीके से एंडोर्स हुआ है। अ बिल इज पेएबल टू शैला और ऑर्डर एंड शी एंडोर्सेस इट बाय राइटिंग पे रूपा ओनली। इसमें भी बैक पर लिख दिया है पे रूपा ओनली, मतलब एंडोर्स प्रॉपरली हुआ है। ये तीनों प्रॉपर वैलिड है, यही इनवैलिड है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नकली एंडोर्स किया है। अगर आप इसका हिंदी भी देखेंगे शायद, देखिए, शैला ने मायरा को सामान की आपूर्ति की है और मायरा द्वारा उसके पक्ष में समर्थित एक बिल प्राप्त किया है जिसने नकली समर्थन किया है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं, जिसने नकली समर्थन किया है। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज इनवैलिड एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ड्रॉई साइंस अ बिल इट इज कंसिडर्ड एज रिटायर्ड, रेन्यूड, एक्सेप्टेड, एंडोर्स्ड। देखो ये मैंने आपको बताया था, ड्रॉर होता है, ड्रॉर बिल बनाता है, वो फिर ड्रॉई के पास भेजता है, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टेड कब माना जाता है, जब वो उसको साइन कर देता है। तो जब वो बिल को साइन कर देगा तो इट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स। जो प्रोमिसरी नोट के होल्डर है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है, फिर चेक का होल्डर है, होल्डर जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या मतलब है। एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम एंड हैज लीगली obtained द पोजेशन, मतलब कि वो पर्सन जिसके नाम पर वो इंस्ट्रूमेंट हो एंड हैज लीगली obtained द पोजेशन, और लीगली उसके पास उसका पोजेशन हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और उसके पास राइट हो कि उस अमाउंट को रिसीव करेगा, रिकवर करेगा, वो होल्डर है। या फिर एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम और इज एजेंट टू द पोजेशन, मतलब अपने नाम पर, एजेंट के नाम पर, और उसका पोजेशन वो एनरोल करता है देयर ऑफ, एंड टू रिसीव, और उसके पास राइट है कि वो पैसा रिकवर करे पार्टी से। तीसरा, एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट, वो पर्सन जिसके पास उसका पोजेशन है और उसके पास पोजेशन है, उसके नाम पर नहीं है, मतलब उसके पास पोजेशन, पोजेशन का मतलब देखो डिफरेंस है, ओन नेम उसके नाम पर होने में और पोजेशन होने में फर्क है। पोजेशन मतलब सिर्फ उसके पास है वो इंस्ट्रूमेंट, उसके नाम पर नहीं है। ठीक है, तो एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिसीव, और उसके पास राइट है पार्टी से पैसा रिकवर करने का। लास्ट है, एनी पर्सन होल्डिंग द फिजिकल कस्टडी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, और लास्ट है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कस्टडी है उसके इंस्ट्रूमेंट की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो होल्डर क्या होता है, होल्डर कोई भी वो इंडिविजुअल जिसका लीगली इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो लीगली इंस्ट्रूमेंट के पोजेशन, जिसके पास लीगली इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है। ठीक है, राइट टू रिसीव एंड रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर एंड फ्रॉम द पार्टीज, और उसके पास क्या है, राइट है पार्टीज से पैसा को रिकवर करने का। क्लियर है ये चीज बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, होल्डर में ये और आपको याद रखना है, वो नोट्स उसमें नहीं मेंशन है, ये और आपको याद रखना है कि उसके नाम पर है। ठीक है, पहली बार उसको उसके नाम पर ही उसको इशू किया गया है और वो लीगली obtained पोजेशन है, इसलिए लिखा हुआ है कि लीगली obtained पोजेशन उसके नाम पर। जैसे चेक है, मान लीजिए ए ने बी के नाम पर चेक लिखा है, तो चेक में बी का नाम मेंशन किया है ना कि बी को पेमेंट करना है ना, तो वो क्या है, वो और बी के पास वो चेक फिर क्या है, लीगली उसने उस चेक को ऑब्टेन किया है, उसके पोजेशन को, और उसके नाम पर है ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए उसके पास राइट भी है कि वो उस पार्टी से पैसा रिकवर करे। दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
होल्डर क्या है वो समझ में आ गया है, आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। अब एक टर्म आता है होल्डर, तो इजी है, ठीक है, जिसको पहले इंस्ट्रूमेंट को इशू किया गया है, लीगली पोजेशन को वो ऑब्टेन करता है, वो होल्डर है। एक टर्म आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी टर्म्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स? इन चारों ऑप्शन में से होल्डर इन ड्यू कोर्स हम किसे कह सकते हैं? अब इसका आंसर लगाने से पहले हम समझ ही लेते हैं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है। देखो, अ पर्सन अदर देन ओरिजिनल रेसिपिएंट। अ पर्सन अदर देन ओरिजिनल रेसिपिएंट, जो ओरिजिनल रेसिपिएंट है सबसे पहले तो उससे अलग है ये पर्सन, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से इंडोर्स होके उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट आया है। ये क्या है? अ पर्सन अदर देन ओरिजिनल रेसिपिएंट। ओरिजिनल रेसिपिएंट तो नहीं है। हु हैज रिसीव्ड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, मगर उसने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक गुड फेथ में रिसीव किया है, बिना ये नोटिस किए कि उसके ऊपर कुछ ओवरड्यू या प्रायर क्लेम होंगे, उसने तो गुड फेथ में अपने कंसिडरेशन के रूप में उस इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है? रिसीव किया है, ठीक है। तो जब वो उसको रिसीव कर लेता है तो जो भी अगर कोई भी डिफेक्ट है टाइटल में तो वो नेगोशिएट नहीं होगा, ठीक है, ऑफ द पर्सन हु नेगोशिएटेड इट, or without notice that this it is overdue, that there is any prior claim or that there is defect in the title। अगर defect होगा तो वो negotiate नहीं होगा, उसको holder in due course कहते हैं, ठीक है। जिसने कंसिडरेशन के लिए मेच्योरिटी से पहले गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, तो उसके साथ अगर उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी डिफेक्ट अटैच्ड है तो वो उसके पास ट्रांसफर नहीं होंगे, उसे कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर है ये चीज बिल्कुल? अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है राम इज होल्डिंग अ चेक इंडोर्स्ड इन हिज फेवर बाय श्याम। राम के पास एक चेक है जिसको श्याम ने उसके फेवर में इंडोर्स किया है फॉर सर्विसेज रेंडर, जो भी राम ने सर्विसेज दी है। श्याम हैज फोर्स्ड द सिग्नेचर ऑन द चेक एंड राम वाज अवेयर ऑफ द फॉर्जरी। श्याम ने क्या किया है? सिग्नेचर को कॉपी किया है किसी और के सिग्नेचर को, एंड राम वाज अवेयर ऑफ द फॉर्जरी, और राम को पता है कि ये कॉपी किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में पहले से कोई गलती है। इसका मतलब राम ने गुड फेथ में इसको रिसीव नहीं किया है, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राजन इज होल्डिंग अ चेक। राजन के पास एक चेक है जिसको इंडोर्स्ड इन हिज फेवर बाय साजन, साजन ने उसको इंडोर्स किया है इन रिटर्न फॉर गुड्स। इन रिटर्न, इसमें देखो, इन रिटर्न फॉर गुड्स, इसमें कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन तो है टिक, इसमें भी कंसिडरेशन था मगर गुड फेथ नहीं था। कंसिडरेशन है फॉर गुड्स सोल्ड बाय राजन टू साजन। साजन हैड ओरिजिनली स्टोलन द चेक। साजन ने जो उसको एंडोर्स किया है वो बिल उसने, चेक उसने ओरिजिनली चुराया हुआ है, ठीक है। उसने क्या किया है? चुराया हुआ है फ्रॉम हिज बॉस, बॉस से चुराया हुआ है। बट राजन इज अनअवेयर ऑफ दिस, राजन को इस बारे में कोई नहीं पता। तो राजन ने तो गुड फेथ में अपने कंसिडरेशन के लिए मेच्योरिटी पीरियड से पहले उस चेक को रिसीव किया है, तो वो क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके पास इस चेक का कोई भी डिफेक्ट टाइटल नहीं जाएगा। राजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफेक्ट। बी इसका सही आंसर है, राजन जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। शैला इज होल्डिंग अ चेक एंडोर्स्ड इन हर फेवर बाय राधा एज अ गिफ्ट। शैला को चेक मिला है जो कि राधा ने उसको एंडोर्स किया है मगर एज अ गिफ्ट। गिफ्ट, कंसिडरेशन तो टिक ही नहीं हुआ यहाँ पे। क्या बोला था? होल्डर इन ड्यू कोर्स किसके लिए हो? एक कंसिडरेशन, एक कंडीशन थी कि कंसिडरेशन इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, यहाँ तो एज अ गिफ्ट दे दिया है, तो ये नहीं है आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स। लास्ट है अनिल इज होल्डिंग अ चेक दैट ही हैज स्टोलन फ्रॉम बसंत। अनिल के पास एक चेक है जो उसने बसंत से चुराया हुआ है, इसमें कहीं भी किसी को दिया नहीं है और ये इसने चुराया है, गुड फेथ ही नहीं है, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर है बी, ठीक है। आई होप होल्डर क्या है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। इट इज ऑल्सो PYQ, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। थोड़ी सी सेशन आज लंबा हो गया है बट इट्स ओके, ठीक है। चलिए, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।